हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा अकेडमी। तो भाई कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी अच्छा हूं। तो आज हम वन शॉट सीरीज जो हम रिवीजन सीरीज चला रहे थे उसमें एक नया टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज। हमने इससे पहले इसकी कई सारी शॉर्ट्स डाली थी क्वेश्चंस की, छोटी छोटी, जो कि आपने देखी थी। आज हम इस पूरे चैप्टर को देखेंगे। टोटल कितनी रेशियोज हैं? देखो, अगर मैं रेशियोज के बारे में बात करूं तो रेशियोज तो हमारे पास बहुत सारी हैं। कुछ नहीं तो 20 से 22 के आसपास रेशियोज हैं, ठीक है। और एग्जामिनेशन वेटेज मात्र 4 से 6 नंबर की है। कभी 4 नंबर का आता है और कभी 6 नंबर का आता है, ठीक है। तो इसमें कुछ रेशियोज इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि जो कि हर बार आती है, जैसे कि आप लिक्विडिटी रेशियो कह सकते हो शॉर्ट टर्म में, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ये मोर इम्पॉर्टेंट है बाकी रेशियोज को अगर हटा दिया जाए तो, ठीक है। बाकी तो हम सारी रेशियोज कवर करेंगे इस चैप्टर में। तो पहले देख लेते हैं भाई रेशियो होती क्या है, ठीक है। तो आ जाओ। देखो, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि भाई जो ऊपर होता है फ्रैक्शन में उसे न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट करी जाती है, मतलब कि प्रेजेंट करी जाती है, उसको आप क्या कह देते हो? उसी को आप रेशियो कह देते हो, ठीक है। अब अकाउंटिंग रेशियो क्या है? तो जब अकाउंटिंग टर्म्स को आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में शो करते हो और उसके थ्रू आप रेशियो बना लेते हो, उसे हम अकाउंटिंग रेशियो कह देते हैं, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर में क्या होगी? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी, और डिनोमिनेटर में क्या होगी? वहाँ भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी। तो वो क्या बन जाएगा? अकाउंटिंग रेशियो बन जाएगा, ठीक है। चलो भाई देखते हैं। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज एंड एनालिसिस, थोड़ा सा लाइट कलर, अगली बार से डार्क करेंगे उसे। तो देखो, कह रहा है एन एनालिसिस ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियो इज टर्म्ड एज रेशियो एनालिसिस। तो कह रहा है अकाउंटिंग रेशियो की हेल्प से आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हो, मतलब कि एनालाइज करते हो कि भाई ये इसकी करंट रेशियो इतनी है, क्विक रेशियो इतनी है, इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो इतनी है, मेरे को इसमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो जो आप रेशियो की मदद से आप कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हो, उसको आप कहते हो अकाउंटिंग रेशियो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो भाई एक राइटर है, उन्होंने भी दिया हुआ है, रेशियो एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर इन अ बिजनेस। तो रेशियो एनालिसिस क्या है? स्टडी है वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर की, फाइनेंशियल फैक्टर यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। क्लियर है? तो ये है भाई रेशियो एनालिसिस। तो चलो भाई पहली रेशियो की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, पहले हम ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं रेशियोज के, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब देखो, बैलेंस शीट तो लंबी चौड़ी होती है, स्टेटमेंट ऑफ P&L भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो आप आसानी से कैसे स्टडी कर सकते हो अकाउंट्स को? अकाउंटिंग रेशियो की मदद से। जैसे कि आपको देखना है कि भाई करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी, यानी करंट सिनेरियो कंपनी का कैसा चल रहा है, तो आप किस रेशियो की हेल्प लोगे? करंट रेशियो से। करंट रेशियो अच्छी है तो आप कहोगे भाई बिजनेस अच्छा है, और करंट रेशियो बेकार है तो आप कहोगे बिजनेस क्या है? बेकार है, ठीक है। तो सिंपल कर देता है किस चीज़ को? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को स्टडी के लिए। टू असेस ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हमेशा टर्नओवर रेशियो बताती है, ठीक है, कि भाई आपकी इन्वेंट्री कितने दिन चलने वाली है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है क्या, ट्रेड रिसीवेबल रेशियो क्या है, ट्रेड पेबल रेशियो क्या है, उससे ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का पता लगता है। टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो अब ये तीसरी रेशियो की बात कर रहा है, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ठीक है, इस तरीके की बात कर रहा है। टू हेल्प इन कंपेरेटिव एनालिसिस डेट इट्स इंटरफर्म और इंट्राफर्म। अब ये इंटरफर्म और इंट्राफर्म होते क्या है? इंट्राफर्म का मतलब होता है जब आप अपने ही बिजनेस में, अपने ही बिजनेस मतलब कि अपने बिजनेस की इस साल की सेल को पिछले साल से कंपेयर कर रहे हो। क्या आप बिजनेस से बाहर गए? नहीं। तो ये क्या, कौन सी कंपैरिजन है? इंट्राफर्म कंपैरिजन है, ठीक है। इंटरफर्म कंपैरिजन क्या है? कि भाई मैं अपने बिजनेस का किसी और बिजनेस से कंपैरिजन कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरफर्म। क्लियर है? सुनने में तो भाई इंट्रा बड़ा टर्म लगता है और इंटर छोटा, बट उल्टा है। इंट्रा क्या है? अपने बिजनेस के अंदर ही, और इंटर क्या है? अपने बिजनेस के बाहर जाके आप किसी चीज़ को कंपेयर करते हो, ठीक है। तो इसमें भी हेल्प करता है कि भाई मेरी करंट रेशियो 2:1 है, उसकी 3:1 है, तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म तो 2:1 होता है, ठीक है। तो मेरी रेशियो अच्छी है, ठीक है। ये मैंने कौन सा कंपैरिजन करा? इंटरफर्म कंपैरिजन। मैंने देखा यार पिछले साल मेरी करंट रेशियो 2:1 थी, इस साल मेरी 2.5:1 हो गई,
बट स्टैंडर्ड तो 2:1 होती है। तो मैं क्या, कौन सा कंपैरिजन करा मैंने, इंट्रा फर्म कंपैरिजन कर लिया। ठीक है, और क्या होता है भाई, डिटरमाइन करता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी होता है कि भाई आपके पास कितना पैसा है, ठीक है, कितनी लिक्विड चीजें हैं, जैसे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या फिर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। ये आपको तब समझ में आएगा जब हम इसकी रेशियोज करेंगे। तो पहला रेशियो का टाइप है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, यानी कि लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर सबसे पहली रेशियो करंट रेशियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार मुंह उठा के पेपर में आ जाती है। ठीक है, तो करंट रेशियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो करंट रेशियो में वो करंट सिनेरियो की बात कर रहा है। करंट सिनेरियो यानी कि बिजनेस हमारा कैसे चलता है। ठीक है, अब बिजनेस चलाने के लिए तो करंट चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जो आपने कैपिटल लगाई वो तो यूज हो चुकी है। ठीक है, तो जो आपने करंट चीज़ों की जरूरत पड़ेगी आपको, उसके लिए केवल दो ही चीज़ें होती है, करंट एसेट यानी आज की डेट में आपकी संपत्ति कितनी है, दूसरा करंट लाइबिलिटी यानी आज की डेट में आपके दायित्व कितने हैं। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है कि भाई आप अपनी संपत्ति को ज़्यादा रखना चाहते हो, तो इसलिए करंट एसेट को हम ऊपर लिखेंगे और करंट लाइबिलिटी को हम नीचे लिखेंगे। तो आसान फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी। रेशियो कैसे बन गई कि भाई न्यूमरेटर में एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, डिनोमिनेटर में एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, तो इसी को हम क्या कह देंगे, अकाउंटिंग रेशियो कह देंगे। तो कोई पूछो भाई करंट रेशियो किसे, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलोगे करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो अब ये क्या होती है, एक प्योर रेशियो होती है। अब ये प्योर रेशियो क्या होती है भाई, प्योर रेशियो उसे कहते हैं जिसको आप पूरा सॉल्व कर देते हैं और लास्ट में डिनोमिनेटर में 1 रह जाता है। ठीक है, जैसे कि करंट एसेट 5 लाख है, करंट लाइबिलिटी 2.5 लाख है, तो कट के कितना आ गया, 2/1, तो रेशियो क्या हो गई, 2:1। इसको आप क्या बोलोगे, प्योर रेशियो बोलोगे। ठीक है, अगर यही 5 लाख और 4 लाख है, तो देखो 0 से 0 कट गए, 4 1 = 4, 4 1 = 4, 1 बचा, 4 2 = 8 और 4 5 = 25। तो मैंने देखो पूरा डिवाइड करा, तो ये 1.25:1, ये क्या है, एक प्योर रेशियो है। मतलब आपको डिनोमिनेटर में 1 ही छोड़ना है, तभी ये क्या बनेगी, प्योर रेशियो बनेगी। ठीक है, और हर रेशियो की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इस रेशियो की स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी 2:1 है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, देखो आपको लगेगा कि जितनी ज़्यादा करंट एसेट उतना ही हमारा बिजनेस अच्छा है। ठीक है, मान लो मेरे पास करंट एसेट 10 लाख की और करंट लाइबिलिटी 2 लाख की, तो आप तो बोलोगे भाई आपका बिजनेस बहुत अच्छा है। बट आपने क्या करा, आपने करंट एसेट 10 लाख की अपने पास रखी और करंट लाइबिलिटी 2 लाख की। आपने अपने पैसे का मिसयूज करा, अपने बिजनेस में रखे। अगर वो पैसे आप कहीं पे इन्वेस्ट करते तो आप और अच्छा कमा सकते थे। ठीक है, तो इसलिए भाई उन्होंने, मतलब कि अकाउंटिंग जो धुरंधर है, उन्होंने कहा कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी 2:1 है, यानी कि आपको करंट लाइबिलिटी को डील करने के लिए उससे डबल ही पैसा चाहिए, उससे ज़्यादा पैसे आप वेस्ट कर रहे हो। यानी कि ये 10 लाख बेकार सिनेरियो है, अगर आपकी 4 लाख और 2 लाख रहती तो वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म रहती। यहाँ पे आप अपने किसी भी रिसोर्सेज का मिसयूज नहीं कर रहे हो। क्लियर है, तो इस स्लाइड में हमने 3 चीज़ें सीखी। पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला जो कि करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, दूसरा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि 2:1 है, और तीसरा ये कौन सी रेशियो है, प्योर रेशियो है। क्लियर है, तो चलो भाई इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा करंट एसेट आर 4 लाख, तो करंट एसेट दी हुई है कितने की, 4 लाख की। इन्वेंट्रीज दी हुई है 2 लाख की। वर्किंग कैपिटल आपकी 2,40,000। कह रहा है कैलकुलेट करंट रेशियो, तो वो हमसे किस चीज की डिमांड कर रहा है, करंट रेशियो की डिमांड कर रहा है। तो देखो यहाँ पे पहले तो एक नई चीज आई, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जैसे कि आपने भी पढ़ा था 11th क्लास में कि एसेट बराबर क्या होता है, लाइबिलिटी प्लस में कैपिटल। ठीक है, और अगर मैं आपसे कैपिटल का फॉर्मूला पूछूं तो कैपिटल बराबर हो जाएगा एसेट माइनस में लाइबिलिटी। ठीक है, अब आपसे वर्किंग कैपिटल कह रहा है, यानी वर्क तो आप करंट सिनेरियो में करोगे, तो देखो इस तरीके से याद रखोगे, वर्किंग कैपिटल करंट सिनेरियो में होगी, तो करंट में तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी ही आते हैं। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो गया, करंट एसेट माइनस में करंट लाइबिलिटी। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सा पेन, ये वाला पेन। तो देखो भाई करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन में
करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये मेरे को निकालना है। अब करंट एसेट दी हुई है 4 लाख। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, स्टॉक तो खुद ही करंट एसेट होता है। ठीक है, स्टॉक तो करंट एसेट ही होता है, यानी कि वो हमारा पागल बना रहा है, इसके अंदर इन्वेंट्री पहले से जुड़ी होगी तो इन्वेंट्री हमको लेनी ही नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज क्या दे रखी है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हमें 2,40,000 की दी हुई है। भाई करंट एसेट भी गिवन है कितने का, 4 लाख का। करंट लाइबिलिटी पता नहीं, तो मैंने यहाँ पे पुट करा। करंट लाइबिलिटी माइनस का इधर आके प्लस का हो गया 4 लाख, और ये 2,40,000 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटी आ गई आपकी 1,60,000 की। तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे 1,60,000। ठीक है, 40 से 40 कैंसिल, 4 से गया 10, 4 से गया 4 और 4 से गया 2.5 रेशियो 1। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो देखो, आपको ये नहीं देखना कि मेरे को सीधा ही इंफॉर्मेशन है तो मैं सीधा ही पुट कर दूं। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो, जैसे मैंने सॉल्व करना शुरू करा। करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट तो पता थी बट करंट लाइबिलिटी मेरे को पता ही नहीं थी, तो मैं वहां पे रुक गया, उससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता। तो मैं अपनी सेकंड इन्फॉर्मेशन पे गया, वर्किंग कैपिटल पे। वर्किंग कैपिटल जैसे ही मैंने पुट करी, मेरे को सेकंड वेरिएबल जो था करंट लाइबिलिटी के नाम का, वो मेरा निकल गया। मैंने यहाँ पे उसको पुट करा और आंसर आ गया। ठीक है, तो रेशियो में यही है कि भाई आपका माइंड तभी चलेगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दोगे। 2 चीजें हमेशा याद रखना, एक रेशियोज के फॉर्मूले और दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक पॉइंट पर रुके, यानी कि अब स्टेप बदलने की बारी है। जो आपकी अलग अलग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हैं उनकी तरफ ध्यान देना चालू कर देना, किसी ना किसी पॉइंट से उसका लिंक होगा और वो आपके आंसर में बदल जाएगा। क्लियर है। तो चलो भाई अगले क्वेश्चन में चलते हैं। करेक्ट, करंट एसेट आर 5,25,000। करंट एसेट कितने की है, 5,25,000 की, और इन्वेंट्रीज कितने की है, 2 लाख की। तो भाई देखो, अदर में तो नहीं लिखा, यानी इन्वेंट्रीज के अंदर जुड़ी हुई होगी। कह रहा है इंक्लूडिंग लूज टूल 75,000। वर्किंग कैपिटल फिर से दी हुई है 2,25,000 की, और वो हमसे वही करंट रेशियो की डिमांड कर रहा है। तो भाई फिर से करंट रेशियो बराबर क्या होता है, बोलो बोलो, करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट दी हुई है, हाँ 5,25,000 की करंट एसेट दी हुई है, बट इन्वेंट्री तो इसी के अंदर जुड़ी हुई होगी, तो इन्वेंट्री को हमको लेने की जरूरत नहीं है। बट इस क्वेश्चन में एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, क्या आ गया, इंक्लूडिंग लूज टूल्स, यानी इसके अंदर लूज टूल्स जुड़े हुए हैं। अब लूज टूल्स जैसे कि वो छोटे मोटे टूल्स इसके अंदर जुड़े हुए हैं। अब टूल्स हमारी करंट एसेट नहीं होते हैं। ठीक है, टूल्स तो लंबे चलते हैं, तो टूल्स को हम करंट एसेट में जोड़ते ही नहीं है रेशियोज के टाइम पे। तो अब बताओ, करंट एसेट में ये 75,000 के लूज टूल जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यहां से 75,000 आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्लियर है। क्यों माइनस करा, क्योंकि लूज टूल्स रेशियोज में करंट एसेट में नहीं आते हैं। ठीक है, बट इन्होंने क्या कर रखा है कि इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल जुड़े हुए हैं, वैसे भी इन्वेंट्री के अंदर ही जाते हैं लूज टूल्स। ठीक है, बट करंट रेशियो जब हम निकालते हैं तो लूज टूल्स अलग कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे करंट सिनेरियो का पार्ट नहीं है। तो लूज टूल को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, बाकी अब करंट लाइबिलिटी पता है मेरे को, करंट लाइबिलिटी तो पता ही नहीं, तो अब मैं इस स्टेप को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो मैं किस चीज़ को निकालूंगा, वर्किंग कैपिटल वाले फॉर्मूले का यूज़ करने लग जाऊंगा। तो भाई कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट माइनस लाइबिलिटी, तो ऐसे करंट एसेट माइनस में करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 2,25,000, करंट एसेट 5,25 में से 75 गए, कितना बचा, 4.5 लाख। और करंट लाइबिलिटी कितने की है पता नहीं, करंट लाइबिलिटी इधर आके प्लस 4.5 लाख माइनस में 2,25,000। तो करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई, 2,25,000। ये क्या आ गया, करंट लाइबिलिटी। यहाँ पे पुट कर दो करंट लाइबिलिटी 2,25,000। तो इसको जैसे ही माइनस करोगे 4.5 लाख डिवाइड बाय 2,25,000, तो ये करेक्ट 2 पे जा रहा है, तो 2:1, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपनी की सिचुएशन आज की डेट में काफ़ी अच्छी है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि भाई जो लूज टूल्स हैं वो वैसे तो करंट एसेट में हम डालते हैं इन्वेंट्री के अंदर बैलेंस शीट में, बट जब रेशियोज निकालते हैं तो लूज टूल्स को अलग निकाल देते हैं क्योंकि वो करंट सिनेरियो के लायक नहीं है। ठीक है, वो मेरी करंट सिनेरियो में कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो उसको मैंने क्या निकाल दिया, अलग निकाल दिया, फिर सॉल्व करा, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा वर्किंग कैपिटल इज 10 लाख। तो वर्किंग कैपिटल दी हुई है कितने की, 10 लाख की। टोटल डेट्स आर 45 लाख। अब टोटल डेट्स में तो दो तरीके के डेट्स होते हैं, एक करंट डेट्स और एक नॉन करंट डेट्स। तो भाई टोटल डेट्स दिया हुआ है 45 लाख। नॉन करंट लाइबिलिटी, हमें को तो करंट लाइबिलिटी चाहिए थी बट उसने क्या दे दिया, नॉन करंट लाइबिलिटी वह 40 लाख। तो नॉन करंट लाइबिलिटी दी हुई है 40 लाख की। कह रहा है कैलकुलेट करंट रेशियो को फाइंड करना है। तो देखो मैं अब क्वेश्चंस में शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, जैसे करंट एसेट की जगह सी ए, करंट लाइबिलिटी की जगह सी एल, करंट रेशियो की जगह सी आर। ठीक है, आप जब पेपर में क्वेश्चन को प्रेजेंट करोगे तो फुल फॉर्म के साथ प्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो भाई आपको पता है करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी। अब ना करंट एसेट पता ना करंट लाइबिलिटी पता, तो आगे तो बढ़ नहीं सकते, तो ये स्टेप तो यहीं खत्म हो गया। अगला स्टेप क्या दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस में करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल दी हुई है 10 लाख की, बट करंट एसेट पता है, नहीं पता। करंट लाइबिलिटी पता है, ये भी नहीं पता। तो ये वाला स्टेप भी क्या हो गया, यहीं पर क्लोज हो गया। अगला दिया हुआ है मेरे को टोटल डेट। तो टोटल डेट में दो तरीके के डेट होते हैं, एक नॉन करंट डेट यानी नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस में करंट लाइबिलिटी। तो टोटल डेट 45 लाख दिया हुआ है, नॉन करंट लाइबिलिटी 40 लाख। यहां से मेरी करंट लाइबिलिटी निकल गई, 40 लाख उधर जाके माइनस होगा तो करंट लाइबिलिटी कितने की आ गई, 5 लाख की। तो भाई एक क्वेश्चन मार्क तो सॉल्व हो गया कि करंट लाइबिलिटी कितने की है, 5 लाख की। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, करंट एसेट। तो देखो इस वाली इक्वेशन से मैं करंट एसेट को निकाल सकता हूं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा भाई, वर्किंग कैपिटल 10 लाख की है, करंट एसेट पता नहीं, करंट लाइबिलिटी कितने की है, 5 लाख की है। 5 लाख माइनस का उधर जाके प्लस का, तो करंट एसेट कितने की आ गई, 15 लाख रुपए की। इजी है, तो भाई यहाँ पे पुट कर दो कितना, 15 लाख। 5 3 जा 15, ये क्या आ गया, 3:1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे करंट रेशियो से मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, तो मैंने अपना स्टेप चेंज करा, यहाँ पर आया। मैं यहाँ पर भी कुछ नहीं कर सकता था, तो मैंने फिर से स्टेप चेंज करा। तो जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके बड़े काम की है, कोई सी भी इन्फॉर्मेशन आपको आंसर तक पहुंचा सकती है। तो बस वही है कि आपको एग्जाम में सॉल्व करना शुरू करना ही पड़ेगा। ठीक है यहाँ तक। चलो भाई एक और करंट रेशियो का क्वेश्चन। करंट रेशियो इज 2.5। तो करंट रेशियो इस बार उसने गिवन दे दी, करंट रेशियो क्या है, 2.5। वर्किंग कैपिटल इज 60,000। तो एक और चीज दे दी उसने, वर्किंग कैपिटल कितने की दी है, 60,000 की। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। तो वो हमसे करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो भाई वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट माइनस में करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 60,000। करंट एसेट पता है कितने का है, नहीं पता। करंट लाइबिलिटी पता है कितने की, नहीं पता। तो ये भाई इंफॉर्मेशन मेरे अब आगे किसी काम की नहीं है। तो अब मैं वापस इस पे आता हूँ, क्या पता भाई ये इक्वेशन मेरे काम की हो। करंट रेशियो करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी 2.5:1। करंट लाइबिलिटी डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो अब आपको देखना मैं करंट एसेट की जगह 2.5 CL को पुट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे आपने क्लास 10th में सब्स्टिट्यूशन मेथड करा था ना, तो सेम उसी तरीके की कुछ इक्वेशन बन रही है कि करंट एसेट की जगह मैं 2.5 CL पुट कर सकता हूँ। तो जहाँ करंट एसेट आपको दिख रही है वहाँ पे क्या पुट कर दो, 2.5 CL माइनस में CL इज इक्वल टू 60,000। भाई 2.5 CL में से 1 CL गया, कितना बचा, 1.5 CL। ये 1.5 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 60,000 डिवाइड बाय 1.5, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आएगा। 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 1 2 3 4। तो करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई, 4 1 2 3 4, 40,000 की। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर दो भाई, करंट एसेट पता नहीं 2.5, करंट लाइबिलिटी 40,000। 40,000 का 2.5 होता है 1 लाख।
ये आपकी क्या आ गई करंट एसेट और ये क्या आ गई करंट लाइबिलिटी। लास्ट में इसको बॉक्स में जरूर बंद कराना ताकि उसको पता चले कि मेरा आंसर है क्या। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो ये कुछ करंट रेशियोज के क्वेश्चंस थे, आगे भी एक दो क्वेश्चन और है करंट रेशियो के, चलो उसको देखते हैं। बड़ा क्वेश्चन है भाई ये तो। कह रहे रेशियो ऑफ करंट एसेट इज 6 लाख टू करंट लाइबिलिटी 4 लाख इज 1.5:1। तो कह रहा है भाई करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की अगर मैं रेशियो लिखूंगा तो वो 1.5:1 है, जहां पे करंट एसेट कितने की है 6 लाख की और करंट लाइबिलिटी 4 लाख की। तो ये तो डिवाइड करके आई 1.5 रेशियो बन रहा है। ठीक है, द फर्म इज इंटरेस्टेड, फर्म इंटरेस्टेड है इन मेंटेनिंग द करंट रेशियो ऑफ 2:1, यानी फर्म चाहती है कि मेरी जो रेशियो है वो क्या हो जाए 2:1 हो जाए, यानी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंच जाऊं। बाय पेइंग अ पार्ट ऑफ द करंट लाइबिलिटी, किस थ्रू जाती है कि वो करंट लाइबिलिटी को पे करना चाहती है, उसके थ्रू वो क्या चाहते हैं 2:1 उसकी रेशियो हो जाए। कंप्यूट amount of current liability that should be paid so that current ratio at level of 2:1 may be mentioned। तो कह रहा है कि भाई करंट लाइबिलिटी को मैं कितना पे करूं जिससे मेरी रेशियो 2:1 हो जाए। ठीक है भाई यहाँ तक? तो चलो भाई सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है करंट रेशियो कितना चाहता है 2:1 चाहता है, तो इसी से सॉल्व कर देते हैं। करंट रेशियो क्या होते हैं करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी, यानी 2/1। ठीक है, करंट एसेट कितने की है भाई 4 लाख की, सॉरी 6 लाख की, और करंट लाइबिलिटी कितने की है 4 लाख की। अब ये क्या चाहता है 2:1 हो जाए। कैसे चाहता है कि वो करंट लाइबिलिटी को पे कर दे। अब बताओ करंट लाइबिलिटी को अगर वो पे करेगा तो करंट एसेट बढ़ेगी या कम हो जाएगी, सॉरी करंट लाइबिलिटी को पे करेगा तो करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी, करंट लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो मैं मान लेता हूँ कि भाई ये तो पता नहीं कितना पे कर रहा है, बट मेरे को इतना पता है कुछ तो पे करेगा, तो मैंने -x उसमें से कर दिया। ठीक है, अब करंट लाइबिलिटी हवा में तो पे होगी नहीं, लाइबिलिटी पे करने के लिए कैश चाहिए या बैंक से पे करोगे, यानी कि करंट एसेट में से भी वो क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। जितने की लाइबिलिटी कम होगी उतने का ही कैश जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 6 लाख -x, 2 का 4 लाख से करा तो 8 लाख, और 2 का x से करा तो माइनस का 2x। ठीक है, तो भाई 6 लाख प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 8 लाख माइनस 6 लाख, और ये -x माइनस का 2x इधर आके प्लस का, 2 में से एक x गया x, 8 में से 6 गए, कितने बचे 2 लाख रुपए। ठीक है, यानी कि मैं कितना पे कर दूं, मैं 2 लाख अगर पे कर दूं तो रेशियो क्या बन जाएगी 2:1 बन जाएगी। ठीक है, तो आप लिख दोगे पेइंग करंट लाइबिलिटी बाय 2 लाख, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चेक कर लो भाई, 6 लाख में से 2 लाख गए 4 लाख, और 4 लाख में से 2 लाख गए 2 लाख, 4 डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगा 2:1 आ जाएगा, यानी कि मेरा आंसर ठीक है। क्लियर है? तो इस टाइप के भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम्स में, तो देख लेना भाई इसे भी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करेक्ट करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। तो भाई देखो करंट रेशियो एक कंपनी की 2:1 दी हुई है। स्टेट गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इम्प्रूव, रिड्यूस या फिर नो चेंज। तो देखो रेशियोज ने दे दी निकाल के, क्या है रेशियो 2:1। अब वो कह रहा है आप रीजन के साथ बस इतना बता दो कि ये रेशियो इन केसों के साथ बढ़ जाएगी, घट जाएगी, या इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का करने का तरीका हमेशा याद रखना कि जो भी क्वेश्चंस हैं जो आपको रेशियो दी हुई है उसी टर्म में आप एसेट और लाइबिलिटी को मान लो। जैसे करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी होता है, ये 2/1 है। अब अगर मेरे को इसी फॉर्म में रखना है तो करंट एसेट को मैं 2 लाख मान लेता हूँ और करंट लाइबिलिटी को 1 लाख मान लेता हूँ। ठीक है, जितने जीरो ऊपर उतने जीरो नीचे, जिससे क्या होगा कि अगर मैं कट करूंगा तो 2 लाख और 1 लाख आ जाएगा, मतलब 2:1 आ जाएगा। ठीक है, तो बस अब जैसे जैसे केसेस दिए हुए हैं वैसे वैसे आप सॉल्व करते जाओ। ठीक है, तो बताओ
पहला केस क्या कर रहा है, रीपेमेंट ऑफ अ करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी की रीपेमेंट करनी है, बताओ कितनी रीपेमेंट करूं, 50,000। तो यहाँ पे मैंने क्या 50,000 क्या कर दिया, रीपे कर दिया। अब बताओ रीपे करने से करंट लाइबिलिटी तो कम होगी, पेमेंट भी तो कैश या बैंक में ही करोगे, तो कैश भी कम हो जाएगा, यानी करंट एसेट भी कम हो जाएगी। अब देखो करंट एसेट कितनी बची, 1.5 लाख। करंट लाइबिलिटी कितनी बची, 50,000। कट करोगे तो रेशियो क्या आ गई, 3:1। अब बताओ ये बढ़ गई या घट गई, ये क्या हो गया, बढ़ गई। तो इम्प्रूव, इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर क्या हो गया, इम्प्रूव्ड। ठीक है, रीजंस में आप या तो इसी को ही रिप्रेजेंट कर सकते हो कि भाई पहले इम्प्रूव लिख दो, फिर ये रीजन लिख दो कि भाई इसके थ्रू बढ़ गई, या फिर आप इसको लिख सकते हो अपनी इंग्लिश में कि भाई लाइबिलिटी को पे करने से लाइबिलिटी तो कम हुई, साथ में एसेट भी कम हो गई, जिससे कि रेशियो बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, इम्प्रूव हो गई। क्लियर है। ऐसा ही सेम आप सेकंड केस में करोगे। सेकंड केस, करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी। ठीक है भाई, लेट तो एक ही करा हुआ है, 2 लाख और 1 लाख। कह रहा है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। अब आपने गुड्स परचेज करे किस में, कैश में। तो जैसे ही आप गुड्स को परचेज करोगे तो बताओ क्या होगा, कैश कम होगा। हाँ, 1 लाख का परचेज कर लिया मान लो, कैश कम हो गया। सेकंड चीज, स्टॉक भी तो बढ़ जाएगा। हाँ, स्टॉक भी बढ़ जाएगा, तो स्टॉक यहीं पे बढ़ जाएगा। तो देखो एसेट 1 लाख से बढ़ी, 1 लाख से कम हो गई, यानी रेशियो क्या हो गई, 2:1। कोई चेंज नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नो चेंज। ठीक है, रीजन में वही लिखोगे कि भाई स्टॉक कैश में खरीदने से एसेट इंक्रीज होती है और एसेट ही उतने अमाउंट से रिड्यूस हो जाती है, तो कोई भी उस रेशियो में चेंज नहीं होगा। ठीक है भाई, यहाँ तक। तो एक बार इसको मिटाने वाला हूं मैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो। तो अब आते हैं तीसरे केस पे। कह रहा है सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 20,000, बुक वैल्यू 25,000। तो भाई उसने सेल कर दिया क्या चीज, ऑफिस इक्विपमेंट 20,000 के। कितनी बुक वैल्यू थी उसकी, 25,000 रुपये। ठीक है, तो देखना भाई, करंट एसेट हमने मानी थी 2 लाख और करंट लाइबिलिटी 1 लाख। सेल करेगा ऑफिस इक्विपमेंट तो पैसे आ जाएंगे, हाँ, यानी एसेट बढ़ जाएगी कितने से, 20,000। देखो बुक वैल्यू कितने की भी हो, बिकी कितने की, बिकी तो 20,000 की ना, तो एसेट भी कितने से बढ़ेगी, एसेट भी 20,000 से बढ़ जाएगी। ठीक है, और उसकी बुक वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब पैसे तो आ गए भाई बेचने से, क्या एसेट ही कम हो गई, हाँ, ऑफिस इक्विपमेंट यानी एसेट ही कम हो गई। तो एसेट कितने से कम कर दोगे, 20,000 से कम कर दोगे। ठीक है, तो 2,20,000 तो कोई चेंज हुआ नहीं, तो फिर से क्या लिख दोगे, 2:1, यानी कि नो चेंज। ठीक है, अब आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो। मैंने ऑफिस इक्विपमेंट को करंट एसेट मान लिया है, आप ऑफिस इक्विपमेंट को नॉन करंट एसेट भी मान सकते हो। ठीक है, अगर आपने नॉन करंट एसेट माना तो देखो कैश तो फिर भी आएगा, कैश तो फिर भी आएगा, बट क्या एसेट करंट एसेट में से कम होगी, नहीं, करंट एसेट में से एसेट कम नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2,20,000 डिवाइड बाय 1 लाख, यानी रेशियो आ जाएगी 2.2:1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, खैर ऑफिस इक्विपमेंट सुनने में ही नॉन करंट एसेट लगते हैं, तो आप अपनी फर्स्ट चॉइस यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट को नॉन करंट एसेट के रूप में रखना। ठीक है, तो भाई ये आपका होमवर्क है, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो इसको आपको करना है। वैसे देखो, गुड्स खरीदे क्रेडिट पे यानी उधार पे खरीदे तो एक लाइबिलिटी बढ़ गई, दूसरा स्टॉक बढ़ जाएगा यानी ऊपर भी बढ़ गया और नीचे भी। तो देखना है इंप्रूव आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है, नो चेंज आ रहा है। ठीक है, तो भाई हमारी करंट रेशियो यहाँ पे आके खत्म होती है। अब हम अगली रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो यानी लिक्विड रेशियो के बारे में जानते हैं। एक रेशियो है, 3 नाम है। ठीक है, थोड़ी सी ट्रिकी रेशियो है, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। इंपॉर्टेंट उतनी है जितनी करंट रेशियो इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो भाई देखो, क्विक रेशियो का फॉर्मूला या फिर एसिड टेस्ट रेशियो, पहले क्विक रेशियो होती क्या है, क्विक मतलब जल्दी, एसिड क्या होता है, कहीं पे भी आप जैसे एसिड को फैलाओगे तो वो बहुत जल्दी उस चीज़ को ख़त्म करता है। और लिक्विड क्या होता है, पानी, यानी वो पहले से ही किसी भी फॉर्म में जा सकता है। ठीक है,
तो भाई ये तीनों के मतलब एक ही है कि वो जल्दी की बात कर रहे हैं। अब जल्दी की तो बात हम करंट रेशियो में कर चुके हैं, करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी, मतलब ये उससे भी जल्दी कह रहा है। तो भाई करंट रेशियो वो सॉरी क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट, करंट एसेट नहीं बोला, क्या बोला मैंने, क्विक एसेट, यानी करंट एसेट से भी बहुत जल्दी जो खत्म होती है, डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। अब भाई करंट एसेट और क्विक एसेट में फर्क क्या है? करंट एसेट में से अगर आप इन्वेंट्री माइनस करो और प्री पेड एक्सपेंस माइनस कर दो तो वो क्या निकल के आ जाता है, क्विक एसेट निकल के आ जाता है। जहां पे प्री पेड एक्सपेंस की हम लोगों की तरह कोई इज्जत नहीं है भाई, ठीक है, जैसे कि भाई हमारी घर में कोई इज्जत नहीं होती, ऐसे हम प्रीपेड एक्सपेंस की यहाँ पे कोई इज्जत नहीं करेंगे। अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो जीरो। बट इन्वेंट्री हमेशा गिवन रखनी है, ठीक है। इन्वेंट्री नहीं है तो आपको निकाल के फिर इसमें पुट करना है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस आपको दिए हुए हैं तो ठीक है, नहीं दिए हुए तो आप क्या मान लोगे, जीरो मान लोगे। तो क्विक एसेट का बस यही फॉर्मूला होता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री और माइनस में प्रीपेड एक्सपेंसेस। फर्क क्या है दोनों में, करंट एसेट और क्विक एसेट में? इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस का ही फर्क है। अब प्रीपेड एक्सपेंस किसे कहते हैं? जब भी आप किसी चीज किसी एक्सपेंस की पेमेंट एडवांस में कर देते हो तो उसे प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। जैसे कि आप अपने स्कूल की फीस एडवांस में भरते हो तो उसको आप क्या बोलोगे, प्रीपेड एक्सपेंस बोलोगे। हो सकता है कि भाई आप लोग अगर टैक्स भरते हो तो गवर्नमेंट को टैक्स एडवांस दिया जाता है, तो एडवांस टैक्स आपका खर्चा है तो उसको भी आप क्या बोलोगे, प्रीपेड एक्सपेंस बोलोगे। मतलब किसी भी तरीके का एडवांस अगर वो आपके लिए एक्सपेंस साबित होता है तो वो आप यहाँ से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है? देखो, क्विक एसेट, सारी एसेट पहले से ही क्विक है क्योंकि हमने रेशियो में यूज क्या करा है, करंट एसेट। दो एसेट को छोड़ के, पहला इन्वेंट्री, आप कितनी भी कोशिश कर लो इन्वेंट्री एक दिन में खत्म नहीं होगी, ठीक है। अगर मान लो मेरे को तुरंत पैसा चाहिए, एक हफ्ता या एक महीना, तो हो सकता है इन्वेंट्री खत्म ना हो, तो इन्वेंट्री को उन्होंने क्या करा, भाई तो करंट तो है बट क्विक नहीं है, ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंस, ये क्या बोला है, अगर आप किसी को एडवांस दे दोगे उसके बाद तो पैसे मिलने की उम्मीद क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, यानी कि ये तो पैसा बनना ही नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों क्विक एसेट नहीं है। बाकी सारी करंट एसेट में जो भी चीजें आती है वो क्या हो जाती है, क्विक एसेट बन जाती है, ठीक है। करंट लाइबिलिटी के साथ इन्होंने कोई चेंज नहीं करा। खैर, जब आप आगे बढ़ोगे तो करंट लाइबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस होता है, तब वो क्विक लाइबिलिटी बनता है। बट 12th या सीयूईटी के लिए आपके पास कोई चेंज नहीं है, तो आप इसी तरीके से इसको प्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो चलो भाई इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट, करंट लाइबिलिटी इज 1.5 लाख, तो करंट लाइबिलिटी गिवन है कितने की, 1.5 यानी 1,50,000। करंट एसेट भी गिवन है भाई 2,80,000। इन्वेंट्री भी गिवन है, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, यानी सब चीज हमें दिए जा रहा है। एडवांस टैक्स प्रीपेड की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या ये इसमें से हट जाएगा क्योंकि भाई ये क्विक नहीं होता। एडवांस टैक्स या प्रीपेड टैक्स कितने का, 30,000 का। एंड प्रीपेड रेंट, ये भी प्रीपेड की बात कर रहा है भाई, प्रीपेड तो दो दो दे दिए। कह रहा है क्विक रेशियो को फाइंड करो, तो आपको पता है भाई क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो क्विक एसेट यानी करंट एसेट माइनस में इन्वेंट्री और माइनस में प्रीपेड एक्सपेंसेस, यही लिखते हैं, अपॉन में करंट लाइबिलिटी। भाई करंट एसेट कितने की दी हुई है, 2,80,000। इन्वेंट्री गिवन है, हाँ, कितने की है, 40,000 की। प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है, हाँ, 30,000 और 10,000, ये भी कितने के हो गए, 40,000 के। करंट लाइबिलिटी कितने की है, करंट लाइबिलिटी ये रही 1,50,000 की, ठीक है। माइनस कर दो, 280 में से 40 गए, 240, फिर 40 गए, 2 लाख, ठीक है। तो 2 लाख डिवाइड बाय 1.5 लाख यानी 1,50,000, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 15 से गया 3 और 15 से गया 4, ठीक है भाई। यहाँ तक 3 की टेबल से जाएगा, 3 1 जा 3, 1 बचा, 1.33 रेशियो 1, ये भी क्या है, एक प्योर रेशियो है, ठीक है। तो भाई हमारी क्विक रेशियो क्या होगी, 1.33 रेशियो 1। क्लियर है भाई यहाँ तक? ध्यान रखना, जैसे उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ऐसे इसकी स्टैंडर्ड भी फॉर्म होती है 1:1। उसकी क्या थी, 2:1, इसकी क्या होती है, 1:1। हम मानते हैं भाई जितनी हमारे पास क्विक एसेट है उतनी हमारे पास करंट लाइबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है भाई यहाँ तक। तो चलो इसके क्वेश्चंस देखते हैं।
कह रहा है इन्वेंट्रीज आर 80,000, वर्किंग कैपिटल 240 और करंट एसेट 4 लाख, कैलकुलेट लिक्विड या क्विक रेशियो। तो देखो दो चीजें गिवन है, एक तो वर्किंग कैपिटल गिवन है कितने की 2,40,000 की, दूसरा करंट एसेट और इन्वेंट्री दोनों गिवन है। तो मेरे को निकालना क्या है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी, जहां क्विक एसेट क्या है करंट एसेट माइनस में इन्वेंट्री और माइनस में प्रीपेड अपॉन में करंट लाइबिलिटी। तो देखते हैं भाई, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस में करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 240। करंट एसेट तो दी हुई है कितने की 4 लाख, अब ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और माइनस की करंट लाइबिलिटी इधर जाके प्लस की। तो भाई ये कितना आ गया 1,60,000, क्या आ गई करंट लाइबिलिटी आ गई। ठीक है, तो भाई मेरी करंट लाइबिलिटी तो निकल गई कितनी 1,60,000। क्या करंट एसेट पता है मेरे को, हाँ 4 लाख की। इन्वेंट्री पता है मेरे को, हाँ 80,000 की। प्रीपेड पता है, नहीं पता तो क्या मानू, प्रीपेड की तो कोई इज्जत ही नहीं थी, दिया तो ठीक नहीं दिया तो जीरो। 4 लाख में से 80,000 गए, कितना बचा 3,20,000 डिवाइड बाय 1,60,000, तो 2:1। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे है, नहीं ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं है, क्योंकि क्विक रेशियो की तो स्टैंडर्ड फॉर्म 1:1 हुआ करती थी। ठीक है, तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। करंट रेशियो ऑफ स्टार लिमिटेड इज 4.5:1। तो करंट रेशियो गिवन है 4.5:1 एंड लिक्विड रेशियो। अब देखो उसने लिक्विड रेशियो बोला है तो आप लिक्विड ही नाम लिखोगे 3/1। इन्वेंट्रीज 3 लाख, फाइंड इट्स द करंट लाइबिलिटी एंड करंट एसेट एंड क्विक एसेट। तो उसने 3 चीजें निकालने को दी, 2 चीजें गिवन दी है। ठीक है, तो भाई पुट करके देखते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी, जो कि 4.5:1 है। अब देखो आगे तो सॉल्व होगा नहीं, बट ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो करंट एसेट बराबर आ गया 4.5 इंटू में CL। लिक्विड रेशियो को देखो, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है क्विक एसेट या फिर लिक्विड एसेट अपॉन में माइनस में इन्वेंट्री माइनस में प्रीपेड अपॉन में करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 3:1। तो भाई क्विक एसेट पता है, नहीं पता। इन्वेंट्री पता है, हाँ इन्वेंट्री हाँ पता है, कितने की है 3 लाख की। प्रीपेड पता है, नहीं पता, इसको क्या माने 0 डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये कितना है 3/1, सॉरी क्योंकि एसेट में से माइनस नहीं होता, ये कैसे माइनस होता है करंट एसेट से। ठीक है, तो करंट एसेट नहीं पता, इन्वेंट्री नहीं पता, प्रीपेड एक्सपेंस भी नहीं पता, और करंट लाइबिलिटी डिवाइड में है। अब करंट लाइबिलिटी डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये तो हो गया 3CL। अब देखो 2 वेरिएबल आ रहे हैं CA और CL, तो CA की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ 4.5 CL, तो इसकी जगह मैं 4.5 CL पुट करूंगा माइनस में 3 लाख। ठीक है, ये 4.5 CL और 3 CL, तो वेरिएबल्स को एक तरफ रख लेते हैं, 3 CL से इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस, और ये 3 लाख उधर जाके प्लस, ये कितना आ गया 1.5 CL बराबर 3 लाख, और 1.5 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो भाई CL बराबर 3 लाख डिवाइड बाय 1.5। अब देखो पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 10, 15 1 15 2 30, 1 2 3 4 5, तो CL कितने का आ गया 2 लाख का। ठीक है भाई, यहाँ तक CL कितने का आ गया 2 लाख का। अब यहाँ CA में पुट कर दो 4.5 इंटू में 2 लाख, तो CA कितने का है 2 4 8 और 1 9, तो CA कितने का आ गया 9 लाख का। अब आपको पता है भाई क्विक एसेट क्या होता है, करंट एसेट में से इन्वेंट्री को माइनस कर दो तो क्विक एसेट निकल आती है, तो निकाल लो क्विक एसेट। तो क्विक एसेट बराबर करंट एसेट माइनस में इन्वेंट्री और माइनस में प्रीपेड, प्रीपेड तो 0, इन्वेंट्री कितने की थी भाई 3 लाख की, करंट एसेट कितने की निकाली 9 लाख की, तो भाई क्विक एसेट कितने की आ गई 6 लाख की। क्या आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो भाई इसी तरीके से करना है, बस आपको देखते जाना है कि हाँ इस पॉइंट के बाद इस रेशियो में और कौन सा स्टेप जुड़ सकता है, और कौन सा स्टेप जुड़ सकता है। तो जैसे जैसे आप स्टेप्स को जोड़ते जाओगे तो दोनों तीनों इंटरचेंज होते जाएंगे और आपका आंसर निकलता हुआ चला जाएगा। बट सबसे ज़रूरी बात, चाहे क्वेश्चन आता हो या नहीं आता हो, इस क्वेश्चन को शुरू करना ही है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन को शुरू करो, कहीं ना कहीं से आपके पास आंसर आएगा।
ठीक है, तो चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से इम्प्रूव रिड्यूस और नो चेंज का क्वेश्चन है। कह रहा है क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। क्विक रेशियो कंपनी कितनी है? 2:1। गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इम्प्रूव, रिड्यूस एंड नो चेंज इन द रेशियो। तो कह रहा है परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। तो देखो सबसे पहले क्विक रेशियो उसने दे रखी है 2:1। तो भाई आपको पता है करंट एसेट माइनस में इन्वेंट्री माइनस में प्रीपेड अपॉन में करंट लाइबिलिटी। तो मैंने कहा था कि भाई कुछ ऐसे पुट करना कि रेशियो 2:1 बन जाए। करंट एसेट तो आसान थी, वो तो ऊपर भी एक वेरिएबल था नीचे भी एक, तो हमने 2 लाख और 1 लाख मान लिया। आप 10 लाख और 5 लाख भी मान सकते थे, वो तो 2:1 ही लाना था। बट इसमें तो 2-3 चीजें हैं। तो अब आपको ध्यान से देखना है इधर, कुछ ऐसा मानो कि इसको माइनस करने के बाद जो आंसर आए वो नीचे वाले का डबल हो। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ ये 5 लाख ले लिया, इन्वेंट्री 1 लाख ले ली। ठीक है, या फिर इन्वेंट्री आप कहोगे सब लाखों में ले रहे हो तो इसको भाई 1.5 लाख ले ली। ठीक है, माइनस में प्रीपेड 50,000 कर दिया। ये सब इमेजनरी रकमें हैं, आप इसमें से कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, आपको 4 लाख चाहिए 4 लाख, 1.5 लाख की जगह 1 लाख चाहिए 1 लाख। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, 5 में से 2 गए 3। अब नीचे 3 का आधा होना चाहिए, 3 का आधा कितना होगा 1.5, तभी तो ये 2:1 बनेगा। हाँ, यानी कि अब मेरी रेशियो सही सिचुएशन में आ गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें देखूंगा भाई ये इंप्रूव हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है या नो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो चलो देखो पहले कह रहा है परचेज इन्वेंट्री फॉर कैश। देखो फर्स्ट केस में इन्वेंट्री परचेज करी कैश में, तो बताओ करंट एसेट में कोई चेंज होगा? हाँ, कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बताओ कितने की इन्वेंट्री परचेज करना चाहते हो? 50,000। चलो 50,000 की हमने इन्वेंट्री क्या कर ली? परचेज कर ली। ठीक है, क्या इन्वेंट्री बढ़ जाएगी? हाँ, इन्वेंट्री भी भाई बढ़ जाएगी। कितने से बढ़ेगी? 50,000 से। जितने की इन्वेंट्री खरीदी उतने की बढ़ेगी। क्या प्रीपेड में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। क्या करंट लाइबिलिटी में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो इधर 5 लाख में से 50,000 गए, कितना बचा? 4.5 लाख। इधर 1.5 और 50, 2 लाख माइनस, माइनस में 50,000 डिवाइड बाय 1.5 लाख। तो देखो 4.5 लाख माइनस में 2.5 लाख कितना आ गया? 2 लाख डिवाइड बाय 1.5 लाख। तो देखो 4 जीरो से तो 4 जीरो कैंसिल। ठीक है, 15 1 जा 15 3 5 3 जा 15 5 4 जा 20, 3 से गया 4, 3 1 जा 3, 1 बचा 1.333 रेशियो 1। पहले क्या थी? 2:1, अब क्या हो गई? 1.33 रेशियो 1। यानी कि रेशियो चेंज तो हो गई, बट ये क्या हो गई? रिड्यूस्ड हो गई। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? रिड्यूस्ड। क्लियर है? और रीजन में क्या लिखोगे कि भाई हमने अगर परचेस करता हूं मैं, मतलब मैं अगर इन्वेंट्री को परचेस करता हूं तो उस एक करंट एसेट बढ़ती है बट इन्वेंट्री कम हो जाती है। ठीक है, तो इसके इससे मेरी क्विक रेशियो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यानी कि रिड्यूस हो जाती है। ठीक है भाई, यहां तक मिटा दूं पहले केस को? स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलो मिटा रहा हूं मैं। कह रहा है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर। चलो फिर देखते हैं। करंट एसेट फिर से 5 लाख, इन्वेंट्री 1.5 लाख और प्रीपेड एक्सपेंस 50,000। कह रहा कैश कलेक्ट हो गया डेटर से। डेटर से कैश कलेक्ट मान लो 1 लाख का हो गया, तो कैश आते ही करंट रेशियो बढ़ गई, सॉरी करंट एसेट बढ़ गई 1 लाख से। डेटर से कलेक्ट हुआ है कैश। ठीक है, डेटर से कैश कलेक्ट होते ही क्या डेटर कम नहीं हो जाएंगे? हाँ, डेटर तो करंट एसेट है, तो उधर करंट एसेट ही बढ़ी और करंट एसेट ही क्या हो गई? कम हो गई। बाकी तो और कहीं पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो 1 लाख से 1 लाख तो वैसे ही घट जाएगा। तो कोई चेंज हुआ इसमें? कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? नो चेंज। वैसे 5 लाख में से 2 लाख गए 3 लाख डिवाइड बाय 1.5 लाख, तो क्या आ जाएगा? 2:1। तो क्या आ जाएगा? नो चेंज। रीजन में क्या लिखोगे कि जब भी हम डेटर से पैसे लेते हैं तो उससे करंट एसेट ही बढ़ती है और करंट एसेट ही घट जाती है, तो इससे इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसको भी मैं मिटाने वाला हूं। हाँ, चलो
सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10,000 बेच दिए 60,000 के, अंधा लूट रहे हैं भैया। तो 10,000 की चीज़ है, कितने की बेच रहा है? 60,000 की बेच रहा है। तो चलो भाई देखते हैं। करंट एसेट कितने की दी हुई है? 5 लाख की। इन्वेंट्री 1.5 लाख। प्रीपेड एक्सपेंस 50,000। करंट लाइबिलिटी 1.5 लाख। तो देखो अगर हम सेल ऑफ गुड्स करते हैं, कितने की गुड्स की सेल हुई? कह रहा है भाई 60,000 के गुड्स बिक गए, तो मेरे पास कैश कितना आएगा? 60,000। और कैश तो भाई करंट एसेट होती है, तो मैं करंट एसेट में कितना जोड़ दूंगा? 60,000 जोड़ दूंगा। कहाँ गया कलर? ये रहा। ठीक है। बट कॉस्टिंग कितने की थी? कॉस्टिंग तो 10,000 की थी, यानी इन्वेंट्री आपके पास से कितनी कम होगी? इन्वेंट्री तो भैया 10,000 से कम होगी। प्रॉफिट करंट एसेट का पार्ट है ही नहीं, ना करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, तो और तो कोई चेंज हुआ नहीं। तो देखो 5 लाख और 60,000, ये 560 हो गया, और ये कितना हो गया? 140, और वो 50,000 डिवाइड बाई 1.5 लाख। तो भाई सॉल्व कर लो। 560 में से 140 गए, 420, 420 में से 50 गए, 370 डिवाइड बाय 1.5 लाख। अब देखो कुछ भी हो 2:1 से तो ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि 1.5 का डबल 3 होता है, वो 370 आ रहा है। ठीक है, यानी 2:1 से ज़्यादा आएगा, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे? इम्प्रूव। ठीक है, तो ये क्या हो गई? बढ़ गई। तो रीज़न कि जब भी मैं परचेज करता हूँ, सॉरी सेल करता हूँ गुड्स को कैश में, तो करंट एसेट तो बढ़ जाती है, बट इन्वेंट्री कम हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से जो मेरी रेशियो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी भाई हमारी क्विक रेशियो। होप आपको भाई समझ आई होगी। तो चलो भाई अगली रेशियो की ओर बढ़ते हैं। ये है आपकी टर्नओवर रेशियो, जिसको हम एक्टिविटी रेशियो के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने बहुत सुना है टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड पेबल टर्नओवर। ठीक है, फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, नेट एसेट टर्नओवर, नेट एसेट यानी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 5 रेशियोज और बची हैं, फिर आज की क्लास खत्म करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम इसकी अगली टाइप देखेंगे, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और आपका क्या बचा? सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो भाई तीसरी रेशियो आपकी आ गई एक्टिविटी रेशियो। तीसरा नाम क्यों दिया है इसको? क्योंकि बीच में आती है शॉर्ट टर्म, वो सॉरी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, वो हम अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी रेशियो के अंदर पहली रेशियो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। देखो इसके अंदर जो भी आपसे पूछा गया, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर पूछा गया तो एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड में, ट्रेड रिसीवेबल पूछेगा तो ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड में, ट्रेड पेबल पूछेगा तो ट्रेड पेबल डिवाइड में। ठीक है, ऊपर वाला आपको कैसे सोचना है, यानी डिनोमिनेटर का तो काम हो गया, न्यूमरेटर के बारे में आपको कैसे सोचना है? तो अब आपको सोचना है जो इन्वेंट्री है वो किस चीज पे कैलकुलेट होती है, मतलब उसकी वैल्यूएशन कहाँ पे होती है? क्या इन्वेंट्री की सेल पे वैल्यूएशन होती है? नहीं। क्या इन्वेंट्री की कॉस्ट पे वैल्यूएशन होती है? हाँ। तो ऊपर क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको आप और किसी नाम से नहीं COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से जानते हो। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि जो आपने गुड्स सोल्ड कर दिए उसकी कॉस्ट कितनी थी। तो देखो उसकी कॉस्ट कैसे निकालोगे? जो आज सुबह सुबह बचा हुआ है वो ओपनिंग आज के सामान में मिक्स हो गया होगा, जो आज आप खरीद के लाए यानी कि परचेज वो भी आज के सामान में मिक्स हो गया होगा। अगर इसमें कोई डायरेक्ट एक्सपेंस का खर्चा है तो डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक, जो आज का बच गया वो आज के सामान में मिक्स नहीं हुआ होगा। तो ये हमारा COGS का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस की कोई इज्जत नहीं है, दिया हो तो ठीक है, नहीं तो क्या मानेंगे? 0 मान लेंगे। बाकी सब अपने लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब आप बिना ओपनिंग स्टॉक के आगे नहीं बढ़ सकते, बिना परचेज के आगे नहीं बढ़ सकते, बिना क्लोजिंग स्टॉक से आगे नहीं बढ़ सकते। क्लियर है? तो ये है भाई हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सबसे बड़ा झंझट इसमें क्या आता है? जो ग्रॉस, देखो सेल और COGS में केवल एक चीज का फर्क होता है, जो कि होता है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आप सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो तो अपने आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। जैसे जब हम छोटी क्लास में होते थे तो हमने पढ़ा था कि भाई CP प्लस में प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आता है? SP, यानी कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो सेम यहीं पे फॉर्मूला है कि भाई कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन गया,
प्रॉफिट यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट बन गया और सेल अभी भी सेल्स ही है। ठीक है यहाँ तक। तो ये हमारे COGS के दो फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला ये वाला और दूसरा फॉर्मूला ये वाला। अब मैं कौन सा कब पुट करूंगा, जब मेरे को जिस चीज़ का डेटा गिवन होगा मैं उस वाले फॉर्मूले को पुट कर दूंगा। जैसे मेरे को सेल और ग्रॉस प्रॉफिट पता है तो मैं इस वाले फॉर्मूले को पुट करूंगा। अब मेरे को ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेज वगैरह दिख रहे हैं तो मैं इस वाले फॉर्मूले को पुट करके आंसर निकाल लूंगा। ठीक है भाई, तो चलो इसका क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये ध्यान रखना, ये प्योर रेशियो नहीं है, इसका जो भी आंसर आएगा वो टाइम्स के अंदर आता है। ठीक है, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स। ठीक है भाई यहाँ तक। एक सेकंड भाई पानी पी लूँ फिर आगे बढ़ते हैं, तब तक क्वेश्चन पढ़ो। तो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इस डेटा से आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल के दो। ठीक है, जहाँ पे कास्ट नहीं है कॉस्ट है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 3 लाख, यानी COGS उसने दे दिया है कितने का, 3 लाख का। परचेजेस दी हुई है 3,30,000 की और ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है 60,000 की। ठीक है भाई, अभी अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो COGS का फॉर्मूला होता है, सॉरी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, वो होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज किसी चीज का कब निकलेगा, जब वो दो चीजें होंगी, एक का तो हम एवरेज नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो दो चीजें होंगी, यानी कि एक ओपनिंग इन्वेंट्री हो सकती है और एक क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हो सकती है। तो देखो ओपनिंग इन्वेंट्री तो दी हुई है 60,000 की, क्लोजिंग इन्वेंट्री मिसिंग है। अब इस क्वेश्चन का जब आप शुरू करोगे तो यहाँ पे 3 लाख की तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। एवरेज इन्वेंट्री के लिए मेरे को ओपनिंग तो गिवन है, क्लोजिंग नहीं पता, तो एवरेज मैं कैसे निकालूंगा, ओपनिंग 60,000, क्लोजिंग पता नहीं, डिवाइड बाय 2। बट भाई ये तो मेरे को पता ही नहीं है, तो अब मैं इसको कैसे निकालूंगा, तो देखना भाई ध्यान से। COGS का एक फॉर्मूला होता था जिसमें आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक आते थे। ठीक है, तो भाई COGS आपको 3 लाख का दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक आपको 60,000 का दिया हुआ है, परचेज कितने के दिए हुए हैं, 3,30,000 के। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया तो आप क्या मानोगे, 0। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है पता ही नहीं, तो देखो एक वेरिएबल तो बड़े आसानी से निकल जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, ये 6 लाख, वो सॉरी 60,000 और 3,30, 3,90,000 और 3 लाख इधर आके माइनस, तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का आ गया, केवल 90,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करो और आप अपना एवरेज निकाल लो, तो 90,000। तो देखो ऊपर तो 3 ही लाख है, 60 और 90, 1.5 डिवाइड बाय 2, 75,000 और 75 4 ज़ा 3 लाख, तो रेशियो क्या आ गई, 4 टाइम्स। अब देखो मैंने 4 रेशियो 1 नहीं करा क्योंकि ये प्योर रेशियो नहीं है, टाइम्स वाली रेशियो है। ठीक है, तो इसका भी आपको बड़ा ही ध्यान रखना है कि भी कौन सी टाइम्स में और कौन सी प्योर है। क्लियर है, तो ये हमारे COGS के फॉर्मूले से हमारा आंसर आ गया। चलो भाई एक और दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000, परचेज इज 2,42,000, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल 3,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल दे रखा है, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। वो हमसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो देखो उसने एक तो COGS नहीं दिया जो कि बहुत जरूरी था, और दूसरा क्या नहीं दिया, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया, वो भी जरूरी था। ठीक है, तो दो चीजें नहीं दी, पहले वो दो चीजें निकाले तभी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल के देगी। तो अब आपको पता है कि देखो सेल दे रखी है, अगर मैं कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करता हूं तो क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी है पता नहीं, COGS तो पहले ही नहीं पता। प्रॉफिट कितने का है, कह रहा है भाई प्रॉफिट 25% सेल का है, तो 25% किसका, सेल, सेल दी हुई है हाँ 3,20,000। सेल कितने की है, सेल भी 3,20,000 की है, तो भाई 1/4
3 20 का आधा, 1 60 का आधा, 80,000। ठीक है, तो भाई 80,000 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 3 20 में से 80 गए, यानी कि 2,40,000 आपका क्या आ गया, COGS आ गया। तो एक चीज तो मेरी आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दूसरी चीज मेरे को क्या चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक। अब भाई देखो फिर से वही चीज, COGS पता है, ओपनिंग इन्वेंट्री पता है, परचेज भी पता है, डायरेक्ट एक्सपेंस की तो कोई इज्जत ही नहीं है, दिया है तो ठीक है, नहीं तो जीरो, और क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाएगा। तो चलो भाई वो वाला लगा दो अब, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेज प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक, यही होता है फॉर्मूला। तो भाई COGS कितने का दे रखा है, 2,40,000 का। चलो कलर बदल लेते हैं, आ जा रबड़ कहाँ गई। चलो COGS कितने का दिया हुआ है, 2,40,000 का। ओपनिंग स्टॉक कितने का दिया हुआ है, 29,000 का। परचेजेस 2,42,000 की। डायरेक्ट एक्सपेंस 0, क्लोजिंग स्टॉक तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो 242 में 29 जोड़ो, 271। ठीक है, 71। क्लोजिंग स्टॉक इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, और 240 इधर आके माइनस का। तो भाई क्लोजिंग स्टॉक कितने का आ गया, 31,000 का। क्लियर है। तो अब देखो आपको क्लोजिंग स्टॉक भी पता है, ओपनिंग भी पता है, COGS भी पता है, तो बस अब तो बस पुट करना है। तो चलो भाई पुट करते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो भाई कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो 2,40,000, एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग कितने की है, ओपनिंग कहाँ है, 29,000, क्लोजिंग कितने की है, 31,000 डिवाइड बाय 2। तो देखो 29 और 31,000 कितना हो गया, ये हो गया 60 डिवाइड बाई 2 यानी कि 30,000। ठीक है, 2,40,000 और 31 और 29 60,000 डिवाइड बाई 2, तो 30,000 और 30,000 इससे कट गया कितना, 8 टाइम्स। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये है हमारे भाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है ये भी। ठीक है, या तो करंट रेशियो, क्विक रेशियो, या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आने के चांस सबसे ज़्यादा, पहली 3 रेशियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो होती है। ठीक है, अगली रेशियो पे चलते, मतलब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमको 2,80,000 का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, यानी COGS दिया हुआ है 2,80,000 का। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पहले से ही गिवन है 8 टाइम्स, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितने का दिया हुआ है, 8 टाइम। इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 1.5 मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। तो ये लाइन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे हैं भी जो इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग है, यानी कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, वो 1.5 टाइम्स किसका, क्लोजिंग का। मोर देन मतलब ज्यादा, किससे ज्यादा होगी, क्लोजिंग से ही। ठीक है, अब यहाँ पे ये थोड़ी स्टेटमेंट पजली टाइप की थी। कैसे पजली थी, वो सीधा भी कह सकता था कि भाई 2.5 टाइम्स है क्लोजिंग स्टॉक, बट उसने ये ना कह के क्या कह दिया, 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। तो भाई पहले तो 1.5 टाइम्स करो, फिर मोर देन, यानी कि एट द एंड वाले से मोर देन यानी प्लस भी कर दो। अगर ये मोर देन नहीं लिखा होता तो केवल 1.5 CL ही लिखते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है 1.5 प्लस में 1 2.5 CL। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। चलो भाई शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो भाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ही गिवन है, तो शुरुआत भी उसी से कर देते हैं, COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो भाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, COGS 2,80,000 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री इधर जाके मल्टीप्लाई में, और भाई 8 इधर आके डिवाइड में। 8 से गया 1, 8 3 ज़ा 24, 4 बचा, 8 5 ज़ा 20, कितना आ गया 35,000। तो एवरेज इन्वेंट्री कितने की आ गई, 35,000। यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस में क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो भाई ये कितना है 35,000।
डिवाइड का 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये 70,000 ओपनिंग, तो ओपनिंग या क्लोजिंग की जगह मैं लिख सकता, सॉरी ओपनिंग की जगह मैं लिख सकता हूँ 2.5 CL, हाँ, प्लस में ओपनिंग इन्वेंट्री, CL नहीं क्लोजिंग, हाँ ठीक है, 2.5 क्लोजिंग प्लस में ओपनिंग इन्वेंट्री। एक सेकेंड रुक जाओ, देखो ये 2 डिवाइड में था, ये 2 डिवाइड का जाके उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये तो 70,000 हो गया। ओपनिंग की जगह मैं लिख सकता हूँ 2.5 क्लोजिंग, और क्लोजिंग तो क्लोजिंग है ही, ठीक है। 2.5 CL और 1 CL कितना हो गया, 3.5 क्लोजिंग इज इक्वल टू 70,000। अब 3.5 इधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 70,000 डिवाइड बाई 3.5, पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, 35 वन जा 35, 35 टू जा 70, 1 2 3 4, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 20,000 की, ठीक है। इसको यहाँ पुट कर दो, 2.5 टाइम्स किसका था, क्लोजिंग का, तो ये कितना हो गया 40 और 5, ये कितना 50,000, ठीक है। यहाँ तक ये कितना आ गया 50,000। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। फिर से ये वही आ गया भाई, चेंज नो चेंज वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसको देखते हैं, कह रहा है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग भी दे दिया, परचेज क्लोजिंग सब कुछ दे दिया, कह रहा है स्टेट गिविंग रीजन द फॉलोइंग इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज। तो पहले तो भाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज तो देखो दिया ही हुआ है, ओपनिंग 20,000 क्लोजिंग 60,000, तो 20,000 प्लस में 60,000 डिवाइड बाय 2, 80,000 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 40,000। ये क्या आ गया, एवरेज इन्वेंट्री आ गया। COGS निकालना है, COGS क्या होता है, ओपनिंग यानी कि 20,000, परचेज यानी कि 1,60,000, क्लोजिंग यानी कि 60,000। तो भाई 160 में से 60 गए, 1,00,000 और 1,20,000, ये क्या आ गया आपका COGS। तो भाई मैंने सॉल्व करा, ये कितना आ गया 3 टाइम्स। तो ये तो इजी था, ठीक है भाई यहाँ तक। फिर इसके बाद वो कह रहा है कि अब ये बताओ ये चेंज हो रहा है नो चेंज या फिर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। कह रहा है सेल ऑफ गुड्स 20,000 कॉस्टिंग 16,000। तो देखना इधर, COGS जो ऊपर था उसमें 20,000 का ओपनिंग स्टॉक था, 160 का परचेजेस था और 60,000 का क्या था, क्लोजिंग स्टॉक था, डिवाइड बाय एवरेज हमारा कितना था 20,000 प्लस में 60,000 डिवाइड बाय 2, यही था एवरेज। तो कह रहा है सेल ऑफ गुड्स 20,000 कॉस्ट थी 16,000। अब जैसे ही सेल कर दिए, क्या क्लोजिंग स्टॉक 16,000 से कम हो जाएगा, हाँ क्लोजिंग स्टॉक तो 16,000 से कम हो जाएगा, तो यहाँ भी कम और यहाँ भी कम, ठीक है। क्या इसके अलावा और कोई चेंज आएगा, गुड्स सोल्ड तो इसमें आएगा नहीं, नहीं और कोई चेंज नहीं है। तो 20 और 160 कितना हो गया 180, और 60 में से 16 गए कितना बचा 44, 180 में से 44 गए 1,36,000, और नीचे वाला करोगे तो 60 में से 16 गए 44 और 20 64, 2 32,000। सॉल्व कर लो, 3 जीरो से 3 जीरो कट हो गए, 4 से जा रहा है 4 से गया 8, 4 से गया 3, 1 बचा 4, फिर 8 से गया 8 वन जा 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 2 बचा 8 2 जा 16, 4.25 टाइम्स। पहले कितना था भाई, पहले हमने 3 टाइम्स निकाला था, यानी कि ये बढ़ गया, यानी कि ये क्या हो गया इम्प्रूव हो गया। क्लियर है। तो भाई नेक्स्ट पार्ट आपका होमवर्क है, कह रहा है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 20,000। तो यहाँ 20,000 से बढ़ा देना और यहाँ भी 20,000 से बढ़ा देना, तो देखना भाई कितना इंक्रीज ये हो गया, ठीक है। तो मैं हट रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो चलते हैं भाई आगे, ये आपका होमवर्क है। तो आगे चलते हैं, एक और नई रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। आसान है, देखो ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, एक सेकंड, ट्रेड रिसीवेबल सबसे पहले होता क्या है, तो आपने क्लास 11 में ट्रेड रिसीवेबल देखा होगा।
ट्रेड रिसीवेबल टर्म दो चीजों से मिलके बनता है, एक तो ये डेटर और एक बी आर। देखो रिसीवेबल दो लोगों से रिसीव होते हैं, मतलब बिजनेस को केवल दो ही लोगों से पैसे लेने होते हैं, एक डेटर से और दूसरा बिल्स रिसीवेबल से। अगर दोनों को टोटल कर दो ये क्या बन जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल। ध्यान रखना अगर ओपनिंग डेटर और ओपनिंग बी आर दिए हुए हैं तो दोनों मिला के ट्रेड रिसीवेबल बनेंगे। तो जब एवरेज निकालेंगे तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल मान लो 20,000, ओपनिंग डेटर 20,000, ये 40,000 ओपनिंग बी आर, ऐसे क्लोजिंग 30,000 और वो 60,000। तो अब ये नहीं है कि मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, टर्म्स दो ही है, ये ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है, तो मैं केवल 2 से ही डिवाइड करूंगा, ये नहीं कि मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा इसको। ठीक है, तो टर्म कितनी है 2, तो डिवाइड भी कितने से करूंगा 2 से। अगर केवल ओपनिंग डेटर दिए हुए हैं, बी आर साइलेंट है तो बी आर 0, केवल बी आर दिया हुआ है डेटर साइलेंट है तो डेटर 0। ठीक है, बाकी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल, और क्रेडिट मतलब कि उधार वाली सेल, क्योंकि उधार वाली सेल से ये डेटर बनता है और बी आर बनता है। ठीक है, तो चलो भाई इसकी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी किस में निकलता है, ये भी टाइम्स में ही निकलता है। ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी रेशियो सारी टाइम्स वाली रेशियो है। डबल क्लिक हो गया क्या, ये रहा। हाँ, कह रहे फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो यानी टी आर। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये तो सीओजीएस दे दिया उसने 3 लाख का। अब हमको पता है कि भाई सीओजीएस में अगर ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ता हूं तो मैं सेल तक पहुंच जाऊंगा। अब मैं ये फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट सेल से निकलता है, सेल पता होगी तभी क्रेडिट सेल तक जाऊंगा। ठीक है, अगर उसने सेल दे दी तो अच्छी बात है। कह रहा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन 25% ऑन कॉस्ट, तो ग्रॉस प्रॉफिट 25% ही दिया हुआ है किस पे, कॉस्ट पे। ठीक है, कैश सेल 20% ऑफ टोटल सेल, ओपनिंग डेटर 50,000, क्लोजिंग डेटर 1 लाख। कह रहा है आल्सो कैलकुलेट करना कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन पीरियड बाद में देखते हैं। तो पहले सीओजीएस दिया हुआ है कितने का, 3 लाख रुपए का। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट, देखो क्या कॉस्ट ही दी हुई है, हाँ, तो 25% किसका, कॉस्ट का, यानी 3 लाख का। सेल कितने की दी हुई है, सेल तो निकालनी है, तो सेल मेरे को नहीं पता। ये 1/4 और इसका 1/4 होता है 75,000, तो सेल कितने की होगी, 3,75,000 की। क्लियर है यहाँ तक। अब कह रहा है भाई कैश सेल 20% है टोटल सेल की, तो दो ही सेल होती हैं, एक तो या तो कैश में होगी या क्रेडिट होगी। अगर कैश सेल 20% है तो क्रेडिट सेल कितने परसेंट होगी, 80%। तो भाई टोटल सेल में से अगर 20% क्रेडिट कैश सेल है तो भाई 20% निकालो, कितना आ गया, 75,000। अगर आपकी कैश सेल 75,000 है तो क्रेडिट सेल कितने की आ जाएगी, टोटल सेल माइनस में कैश सेल 375 माइनस में 75, कितने की आ जाएगी, 3 लाख की आ जाएगी। ठीक है, तो मेरी क्रेडिट सेल कितने की आ गई, 3 लाख की। होता है ना क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो भाई ट्रेड सेल में तो केवल डेटर दिए हुए हैं, बी आर तो दिए हुए नहीं है, तो बी आर को हम क्या मान लेंगे, 0। तो भाई ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 50,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख डिवाइड बाय 2, 1.5 लाख को 2 से डिवाइड करा 75,000, तो 3 लाख डिवाइड बाय 75,000 यानी 4 टाइम्स। अगर मैं 4:1 लिख दूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रेशियो किस में आती है, टाइम्स के अंदर आती है। ठीक है भाई यहाँ तक। तो ये है आपकी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसमें उसने बोला भाई कलेक्शन पीरियड और निकाल दो। अब ये कलेक्शन पीरियड क्या बोला है, कलेक्शन पीरियड वो चीज है कि आप कितने टाइम में डेटर आपको पैसे वापस करते हैं। जैसे कि देखो टर्नओवर तो उसका 4 टाइम है, यानी साल में ये 4 बार घूम जाता है पैसा। ठीक है, बट अगर आपसे ये बोला जाए कि भाई आपको डेटर कितने महीने में पैसे वापस करते हैं, कितने दिनों में पैसे वापस करते हैं, तो आप क्या निकालोगे। ठीक है, तो भाई कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है, मंथ में वो ईयर में कितने डेज होते हैं 365। अगर क्वेश्चन बोल दे कि भाई महीने में साल में 360 दिन होते हैं, तो क्वेश्चन हमारा भगवान है, उसने 360 बोल दिया, तो हम कितने मानेंगे साल में दिन, 360। या फिर अगर आप मंथ में निकालना चाहते हो तो मंथ में मंथ तो भाई 12 ही होते हैं, डिवाइड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ऐसे ही अगर वो बोल रहे भाई इन्वेंट्री कितने टाइम्स कितने महीने चलने वाली है, तो सेम 365, 360 या 12 महीने
डिवाइड बाय ट्रेड वो सॉरी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेज में निकाल रहा हूँ और डेज या मंथ में निकाल देता हूँ, 12 मंथ, और भाई ये कितना है 4 टाइम्स कट गया तो कितना मंथ रह गया 3 मंथ। हर 3 महीने बाद ही एक ट्रेड रिसीवेबल पेमेंट करता है, यानी कि मैंने आज अगर इसको गुड्स बेचे तो आज से 3 महीने बाद मेरे को पैसे मिलने वाले हैं, या 90 दिन का क्रेडिट पीरियड मेरा चल रहा है। क्लियर है भाई यहाँ तक? ठीक है, तो बढ़ते हैं भाई अगली रेशियो की तरफ, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक इसकी उल्टी, ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है? देखो पे हम किसको करते हैं, क्रेडिटर और बीपी को, ठीक है, बिल्स पेबल को। तो भाई ट्रेड यहाँ पे पेबल है ना, हाँ यहाँ पे रिसीवेबल नहीं आएगा, रिसीवेबल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा पेबल, ठीक है। तो यहाँ पे भाई पे हम किस किस को करते हैं, तो ट्रेड पेबल बनेगा क्रेडिटर, एक तो हम क्रेडिटर को पे करते हैं, दूसरा बिल्स पेबल, और हम बिल्स पेबल को पे करते हैं, और तो किसी को पे नहीं करते, ठीक है भाई। तो भाई ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, और व्यापार के चलते हम 2 ही जनों को पे करते हैं, ट्रेड पेबल और वो सॉरी बिल्स पेबल और क्रेडिटर, ठीक है। एवरेज निकालना हो तो एवरेज कैसे निकालेंगे, अगर ओपनिंग ट्रेड पेबल दिया हो क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, क्रेडिटर दिए हो तो क्रेडिटर और बीपी दिए हो तो बीपी, और चारों दिए हैं तो डिवाइड बाय 2, क्योंकि ओपनिंग क्रेडिटर और ओपनिंग बिल्स पेबल से एक टर्म बनेगी ओपनिंग ट्रेड पेबल, ठीक है। वो क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग बिल्स पेबल से एक टर्म बनेगी क्लोजिंग ट्रेड पेबल, तो फिर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ठीक है। अगर इसका भी अगर वो कलेक्शन पेमेंट कह दे, सॉरी कलेक्शन तो रिसीवेबल में होता है, पेमेंट पीरियड पूछ ले तो सेम फॉर्मूला 360 दिन या 365 दिन या फिर 12 महीने डिवाइड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो चलो भाई इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है ओपनिंग सन्ड्री क्रेडिटर 80,000, ओपनिंग बिल्स पेबल 3,000, क्लोजिंग सन्ड्री क्रेडिटर 1 लाख और क्लोजिंग बिल्स पेबल 17,000, यानी 4 चीजें दे दी। परचेज 14 लाख, कैश परचेज 5 लाख, परचेज रिटर्न 1 लाख, कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो देखो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें एवरेज ट्रेड पेबल ही निकाल लेता हूँ, ठीक है। एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलेगा, ओपनिंग क्रेडिटर 80,000, ओपनिंग बिल्स पेबल 3,000, क्लोजिंग बिल्स पेबल 17,000, और क्या था क्लोजिंग क्रेडिटर 1 लाख। अब बेशक ये दिखने में चाह रहे हैं बट ये दो एक टर्म है और ये दो एक टर्म है, तो है तो 2 ही टर्म, डिवाइड बाय 2। तो भाई 17 और 3 20, 1 लाख 1 लाख 2 लाख डिवाइड बाय 2, ये कितना हो गया 2 लाख डिवाइड बाय 2, यानी कि 1 लाख, ठीक है यहाँ तक। अब इधर देखना है इस चीज को, अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को तो भाई ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालनी है, तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। तो नेट क्रेडिट परचेज कितने की है, क्रेडिट निकालनी है मेरे को, तो टोटल परचेज दी हुई है 14 लाख की, तो इसमें से कैश परचेज माइनस कर दूं तभी तो क्रेडिट आएगा। अगर 2 ही चीजों में आप बेच सकते हो, या तो कैश में या फिर उधार। कैश दी हुई है तो कैश को माइनस कर दो, 14 लाख में से 5 लाख गए, कितना बचा 9 लाख, ठीक है। और परचेज रिटर्न कितने की है 1 लाख की, डिवाइड बाय क्या था ट्रेड पेबल का एवरेज 1 लाख, तो 14 और 5 9, 9 में से 1 गया 8 लाख, डिवाइड बाय 1 लाख 8 टाइम्स। अब आप कहोगे भाई परचेज रिटर्न क्यों माइनस करा, टोटल परचेज 14 लाख की है, कैश परचेज माइनस कर दिया, क्या बचा क्रेडिट परचेज। अब मेरे को तो नेट चाहिए क्योंकि जो रिटर्न हो गया वो परचेज कहाँ कहलाएगी, तो रिटर्न को भी क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 8 टाइम्स, क्लियर है। अब अगर उसने इस वाले क्वेश्चन में भी उसने सेम ही चीज पूछ ली, इस वाले क्वेश्चन में भी उसने सेम चीज पूछ ली कि भाई एवरेज कलेक्शन पेमेंट पीरियड और बता दो मेरे को, तो पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला होता है, अब मैं लेता हूँ भाई 360 दिन या फिर 12 महीने भी आप ले सकते हो, डिवाइड बाय 8 टाइम्स, यही तो होता है, जितने डेज या मंथ होते हैं डिवाइड बाय टर्नओवर, ठीक है। 8 से गया 8 4 ज़ा 32, 4 बचा 8 5 ज़ा 20, यानी 45 डेज। और अगर मंथ में निकालोगे तो 12 मंथ डिवाइड बाय 8, 8 से गया 8 1 ज़ा 8, 4 बचा पॉइंट लगेगा 1.5 मंथ्स, क्लियर है। तो ये इसका पेमेंट पीरियड हो गया, ठीक है।
तो चलो भाई अगली रेशियो की तरफ, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब वर्किंग कैपिटल हमने करंट रेशियो में सीखी थी, करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स की बात कर रहा है वो। किसकी बात कर रहा है? सेल्स की। और वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी। इसमें एवरेज क्यों नहीं आया? इसमें एवरेज इसलिए नहीं आया क्योंकि वर्किंग कैपिटल एक ही निकलती है। ठीक है, तो ध्यान रखो अभी तक हमने जितनी भी टर्नओवर रेशियो करी है नीचे वही आया है जो ऊपर रेशियो में पूछा गया है। ठीक है, इसमें कोई पेबल पीरियड नहीं होता या रिसीवेबल पीरियड नहीं होता। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इन अ कंपनी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 20%। तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दिया हुआ है 20% ऑन कॉस्ट। इट्स ग्रॉस प्रॉफिट इज 4 लाख। मजे की बात यह है कि ग्रॉस प्रॉफिट भी दे दिया उसने, कितने का? 4 लाख का। करंट लाइबिलिटी 50% ऑफ द करंट एसेट, और करंट लाइबिलिटी 50% है करंट एसेट की। ठीक है, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो भाई मेरे को दो चीज निकालनी है, सेल्स और वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी चाहिए। सेल्स के लिए कॉस्ट और प्रॉफिट चाहिए। कॉस्ट भी दिया, कॉस्ट तो नहीं दिया बट प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं। अगर देखो यहाँ पे हिंट दिया हुआ है कि मैं भाई प्रॉफिट निकाल के, या प्रॉफिट दिया हुआ है कॉस्ट निकाल के सेल निकाल लूँ और फिर मैं पुट कर दूँ, तो सेल पे निकल सकता है। बट अगर मान लो कॉस्ट ही दिया हुआ है और आपके पास कोई भी हिंट नहीं है सेल तक पहुँचने के लिए, तो फिर आप कॉस्ट पे ही ये फॉर्मूला लगा दोगे। समझ में आई बात? नहीं आई। यानी कि देखो अगर COGS दिया है 6 लाख और वर्किंग कैपिटल दी हुई है 3 लाख। अब एक बात बताओ, आप किसी भी तरीके से यहाँ पे सेल तक पहुँच सकते हो? नहीं पहुँच सकते। तो अब आपका फॉर्मूला हो जाएगा COGS डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। इजी है। ठीक है, वही अगर इसी सेम क्वेश्चन में वो कह देता प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट या सेल, तो अब आप क्या कर सकते हो? अब आप पहुंच सकते हो। यानी अब ये फॉर्मूला नहीं रहेगा, अब आपकी सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल रह जाएगी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। चलो सबसे पहले मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 4 लाख का, और कह रहा है कि भैया 20% ऑन कॉस्ट है। 20% किसका? कॉस्ट यानी COGS का। देखो भाई 100 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में, सॉरी डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, और 20 डिवाइड में आ जाएगा और मेरी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। 0 से 0 गया, 4 से गया 5, 4 5 20। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 20 लाख रुपए की क्या आ गई? COGS आ गया। सेकंड चीज मेरे को वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट पता है मेरे को 12 लाख का 50%, तो करंट लाइबिलिटी कितने की आ जाएगी? 6 लाख की। देखो वर्किंग कैपिटल का तो कोई इशू नहीं है। अब मेरे को सेल चाहिए, तो मेरे को पता है कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ता हूं तो क्या आ जाती है? सेल्स आ जाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 20 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है 4 लाख, तो सेल्स कितने की होगी? 24 लाख की। पुट कर दो भाई सीधा। क्या पूछा था उसने? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। भाई सेल्स कितने की है? 24 लाख की। वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट 12 लाख, करंट लाइबिलिटी 6 लाख। ठीक है, तो भाई 24 लाख, 12 में से 6 गए 6 लाख, तो ये कितना आ गया? 4 टाइम्स। ये इसका सबसे मुश्किल टाइप का क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन आएगा अगर वर्किंग कैपिटल रेशियो में से क्वेश्चन आता है तो। ठीक है भाई, अब हम प्रॉफिटेबिलिटी वो सॉरी कौन सी रेशियो कर रहे हैं? टर्नओवर रेशियो का लास्ट पार्ट करेंगे जिसका नाम है नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, जिसको आप फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जानते हो। नहीं नहीं, फिक्स्ड एसेट अलग है, रुक जाओ। हाँ, अब हम करने वाले हैं फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात होती है। देखो देखने में तो फिक्स्ड एसेट और नेट एसेट एक जैसे लगते हैं, ठीक है, बट फिक्स्ड एसेट अलग है। नेट एसेट हम कैपिटल एम्प्लॉयड को बोलते हैं। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। डिवाइड में तो आंख बंद करके आप फिक्स्ड एसेट ही लिखोगे। क्यों? क्योंकि भाई टर्नओवर रेशियो चल रही है, जो पूछा है वही डिवाइड में जाएगा, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स। ठीक है, तो बस क्वेश्चन ही करना है बस इसमें। तो कह रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? एक नई टर्म आ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने अगर क्लैश ऑफ क्लैन खेला हो तो आप ट्रूप एम्प्लॉयड करते थे, एम्प्लॉय करते थे ना कि भाई
जाइंट भेज रहे हैं, विजार्ड्स भेज रहे हैं, ठीक है, लून्स भेज रहे हैं, इलेक्ट्रो ड्रैगन्स भेज रहे हैं। तो ऐसी कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना पैसा एम्प्लॉय हुआ है बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो देखो बिजनेसमैन दो तरीके से पैसे मांगता है। अगर आपने बीएसटी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है तो दो ही तरीके से पैसे आते हैं, एक तो कैपिटल से और दूसरा डेट से। डेट यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटी, तो यही कैपिटल एम्प्लॉयड होती है कि भाई दो तरीके से पैसे आ सकते हैं, कैपिटल यानी कि शेयर होल्डर फंड, और डेट यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटी। इसके अलावा आप कहीं से भी पैसा लगा ही नहीं सकते, या तो अपना पैसा लगाओगे या फिर नॉन करंट लाइबिलिटी को लगाओगे, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख दे रखी है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दी हुई है? 12 लाख रुपए। कह रहा है वर्किंग कैपिटल 2 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 16 लाख, और प्रॉफिट दिया है 25% ऑन कॉस्ट। सेल पे होगा तो निकालना पड़ेगा। कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, तो वो हमसे फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो की डिमांड कर रहा है। तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई सेल अपॉन में फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो एक तो सेल निकालने पे फोकस करो, दूसरा फिक्स्ड एसेट निकालने पे फोकस करो। अब आप ऐसे क्वेश्चनों में जब आप फंस जाओ तो बैलेंस शीट बनाओ रफली। भाई लाइबिलिटी साइड तीन ही चीजें आती हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, और तो कुछ आता नहीं है। ये टोटल हो जाता है, जो टोटल होता है वो इधर आता है टोटल एसेट में, और इधर दो चीजें आती हैं, फिक्स्ड एसेट या फिर करंट एसेट, ठीक है। अब भाई मेरे को पता है शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, तो ये तो गिवन है। कितने का? 12 लाख। कहीं से करंट लाइबिलिटी निकला है तो मेरे को टोटल लाइबिलिटी पता चल जाएंगी। टोटल एसेट तक पहुंच जाऊंगा, फिर करंट एसेट माइनस करूंगा, फिक्स्ड एसेट तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो यहां से मेरे को करंट लाइबिलिटी मिलने वाली है। वर्किंग कैपिटल 2 लाख। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस में करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2 लाख, ठीक है। और मेरे को क्या निकालना है? फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट के लिए इधर देखना, इन दोनों का प्लस टोटल एसेट, करंट एसेट माइनस क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो भाई किन दोनों का प्लस? कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस में करंट लाइबिलिटी, ठीक है, माइनस में करंट एसेट, क्या आ जाएगा? फिक्स्ड एसेट आ जाएगा। ऐसा ही कुछ होता है, ऐसे ही होता है। तो भाई फिक्स्ड एसेट तो पता नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की है? 12 लाख की। अब देखो करंट एसेट मेरे को प्लस में चाहिए और करंट लाइबिलिटी माइनस में चाहिए, ठीक है। तो कुछ भी करके एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो, तो करंट एसेट माइनस में करंट लाइबिलिटी, यही बचा। ये 12 लाख करंट एसेट करंट लाइबिलिटी यानी वर्किंग कैपिटल कितने की दे रखी है? 2 लाख। तो फिक्स्ड एसेट कितने की आ गई? 10 लाख रुपए की, ठीक है। इजी है। तो थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट था इसमें, आपको पहले माइनस कॉमन लेना है क्योंकि उससे सॉल्व नहीं हो रहा था, तो मैंने माइनस कॉमन लिया। करंट एसेट पॉजिटिव हो गया, करंट लाइबिलिटी नेगेटिव हो गया, 2 लाख पुट कर आपकी फिक्स्ड एसेट आ गई। ऐसे ही आप सीओजीएस में अगर प्रॉफिट को प्लस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? सेल्स प्रॉफिट 25% कॉस्ट, तो 16 लाख का 25% 4 लाख। तो भाई सेल्स कितने की आ गई? 20 लाख की, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स यानी 20 लाख और ये 10 लाख। तो आपका आंसर हो गया 2 टाइम्स। इजी है। तो ये है आपकी फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। साइड हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आते हैं अब हम अपनी लास्ट रेशियो पे। लास्ट रेशियो यानी कि नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, जिसको आप कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जानते हो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अभी मैंने सिखाई आपको क्या होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस में नॉन करंट लाइबिलिटी। निकलने को तो ये ऐसे भी निकल सकती है, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, टोटल एसेट। टोटल एसेट यहाँ भी आता है, करंट लाइबिलिटी माइनस क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, क्योंकि बचा क्या? शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स ही होता है। आओ क्वेश्चन देखते हैं। शेयर होल्डर फंड 4 लाख, लॉन्ग टर्म डेट्स यानी नॉन करंट लाइबिलिटी 8 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकल गई। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? शेयर होल्डर फंड प्लस में नॉन करंट लाइबिलिटी। तो शेयर होल्डर फंड 4 लाख और नॉन करंट लाइबिलिटी 8 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी कितनी आ गई? 12 लाख रुपए की, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है वो 20% किस पे दिया हुआ है? कॉस्ट पे। वॉज 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट उसने निकाल के दे दिया कितने का? 8 लाख का। कह रहा है नेट एसेट टर्नओवर रेशियो निकालो।
तो देखो फिर से ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 8 लाख का, और आपको पता है भाई 20% अगर मैं कॉस्ट का करूंगा यानी COGS का, तो 8 लाख आने वाला है। तो 100 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, और 20 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, 0 से 0 गया, 2 से गया 5, 8 5 ज़ा 40, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 40 लाख का COGS आ गया। अगर सेल निकालनी है तो COGS में प्रॉफिट ऐड कर दो। तो भाई ये तो 40 लाख था, प्रॉफिट कितने का है 8 लाख दिया हुआ है, तो सेल कितने की आ गई 48 लाख रुपए की। ठीक है, तो भाई फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स यानी कि 48 लाख डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि 12 लाख, 12 4 ज़ा 48, तो ये क्या आ गया 4 टाइम्स आ गया। तो ये थी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पे आके हमारे रेशियो का पहला पार्ट खत्म होता है। अब हम मिलेंगे रेशियो के अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप जो ये 2 रेशियो हुई हमारी टर्नओवर रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो, उसको आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।